बच्चों, तो अपन अब फ्रीडम चैप्टर की सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं और अपन उसको शुरू करते हैं। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक निकाल लें, उसको पढ़ लें, एक बार देख लें, समझ लें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट नाउ। तो नाउ टू दिस प्रोडिगस मास ऑफ हम्बग इज मीन्ड टू डेल्यूट द enslaved masses only. It ends in deluding the master class and much more completely. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं दो वर्ड आए इसमें, प्रोडिगस जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और हम्बग जिसका मतलब होता है ट्रिकरी। तो जालसाजी या ट्रिकरी जो हम्बग है उन्होंने किया है अब तक, बहुत ज़्यादा किया है। तो किस तरह की हम्बग की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उन लोगों ने जो रिच पीपल थे या गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या करा कि जो डाउन टोडन पीपल थे या फिर जो स्लेव थे उनको ये कह कि आपको वोट का अधिकार तो मिला हुआ है, आपने वोट दिया है, गवर्नमेंट अब आपकी है, गवर्नमेंट ने आपके लिए फैक्ट्री एक्ट लेकर आई है, गवर्नमेंट आपके लिए वेजेस बेंच बेंच बनाए हैं, तो गवर्नमेंट ने आपको फ्री एजुकेशन दी है। तो बहुत कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने आपके लिए कर रखी है। दूसरा वो हम बक करते हैं कि जो रिच पीपल है हम तो उनसे उनसे टैक्स लेते हैं, आपको टैक्स कहीं पे करना ही नहीं है, जो टैक्स पे हो रहा है वो सब आपके लिए हो रहा है। या फिर उन्होंने जो आपस में जब रिवॉल्यूशन हुआ और रिवॉल्यूशनरिस्ट को उन्हें दबाने के लिए उन्हें किसी और के साथ मिलकर के और प्लानिंग करी और उनको दबा दिया। और बाय द वे रिवॉल्यूशनरिस्ट जीत जाते हैं, तो जैसा कि अपन ने देखा अगर वो जीत गए और वो पावरफुल बन गए तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको डिनर पे बुला रही है। तो अपन ने जो पीछे का पॉइंट आप पढ़ लेना पूरा, पीछे वाले डिस्क्रिप्शन से आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडिगस बहुत सारा और हम्बग, ये तो क्या उन्होंने डेल्यूट कर दिया। एंस्लेव्ड क्लास जो थी, जो मासेस थी, उन लोगों को उन्होंने डेल्यूट कर दिया, मतलब भ्रमित कर दिया उनको कि हमने आपके लिए सब चीज़ें लेकर के आए हैं। एक्चुअली उन्होंने क्या करा, इट एंड्स इन डेल्यूडिंग द मास्टर क्लास मच मोर कंप्लीटली। परंतु उनकी जो डेल्यूडिंग थी, जो भ्रमित करने की जो प्रवृत्ति थी, या फिर जो उन्होंने अपनी जालसाजी बनाई, वो लास्ट में कहाँ कंप्लीट हुई है, मास्टर क्लास पर। वो कैसे, इस बात को समझे। जो प्रोडिगस हम्बक किया उन्होंने शुरू करा एंसेड क्लास के साथ में, और वो कंप्लीट कहाँ पर, मास्टर क्लास के साथ में। तो मास्टर क्लास के साथ में कैसे कंप्लीट हुआ, जब उन्होंने एक कल्पना करना, जब उन्होंने गवर्नमेंट ने रिवोल्यूशनिस्ट जब जीत गए थे और वो पावरफुल बन गए, तो गवर्नमेंट ने उनको डिनर पर बुलाया, तो नेचुरल डिनर पर बुलाया। तो उन्होंने जो एंसेड क्लास थी या फिर सॉरी जो रिच पीपल थे, वो गवर्नमेंट से नाराज़ हो गए कि साहब अच्छा अब आप लोग इनको ज़्यादा मत तो दे रहे हैं आप, गवर्नमेंट को उन्होंने बोला। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी यार उनको, अरे यार कोई बात नहीं यार, अभी अपना टाइम दोबारा आएगा। या फिर उनको कैसे भी करके उनको संतुष्ट करेगी, गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करेगी गवर्नमेंट। आप समझ रहे हैं ना, गवर्नमेंट उनको सेटिस्फाई करेगी रिच पीपल को कि नहीं कोई बात नहीं, अपने व्यक्ति अपन तो साथ में ही सही, अभी आज पावरफुल है तो क्या हुआ। उन्होंने डिनर पे बुलाया, तो उन्होंने डिनर पे बुला करके उन्होंने जो एनस्लेव्ड जो मासेस थे उनको भी सेटिस्फाई किया और साथ में मास्टर क्लास को भी डिलीट कर दिया उन्होंने। ए जेंटलमैन हुज माइंड हैज बीन फॉर्म्ड एट ए प्रिपेरेटरी स्कूल फॉर द सन्स ऑफ जेंटलमैन फॉलोड बाय ए पब्लिक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कोर्स इज मच मोर थोरली टेकन इन बाय द falsified history and honest political economy the snowberry in these places than any work can possibly be। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि किसी स्कूल के अंदर जो जेंटलमैन के लिए होती है, मतलब जेंटलमैन का मतलब यहाँ पर एक सिंपल बात मान के चलना, जो स्कूल में गया है, प्री स्कूल में जो पढ़ाई कर रहा है और बाद में प्री स्कूल में उसको माइंड जो सेटअप होता है, वो सेटअप माइंड किसके लिए हुआ है, जेंटलमैन के लिए हुआ है। अब वो जब वो व्यक्ति पब्लिक स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जब आगे जाकर पढ़ाई करता है, वहाँ पर क्या होता है, फॉल्सिफाइड हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। वहाँ पर एक हिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जिसको अपनी तरह से उसको चेंज कर दिया गया। जैसा अपन ने पिछले उसमें पढ़ा कि आपने तो तभी स्वतंत्र हो गए थे जब आपने वाटुल ट्रेफल्गर का युद्ध आपने जीत लिया था, या फिर आपने जब वो मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करवाए थे। जो इस तरह की जो हिस्ट्री जो बना दी गई, वो हिस्ट्री उन्होंने पढ़ाई वहाँ पर। डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी,
कि जो एक बेईमान जो राजनीति व्यवस्था होती है कि साहब देखो हम तो आपसे वो टैक्सेस ले ही नहीं रहे, बड़े लोगों से टैक्सेस ले रहे हैं, या फिर इस तरह की जो उन्होंने एक वो बना दिया। और स्नोबरी जो बड़े लोगों की एक जो सोच होती है, तो ये फाल्सिफाइड हिस्ट्री, डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी और स्नोबरी, ये सब उसके माइंड में घुसा दिए गए, जेंटलमैन के माइंड में। जेंटलमैन का मतलब एक सिंपल वर्ड मान के चलना कि हम भी जेंटलमैन हैं और जो सामने वाले जो को पढ़ रहा हो भी जेंटलमैन है। लेकिन वहाँ पर जो पढ़ा दिया गया है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसने क्या करा, उसने क्या करा कि आपके माइंड को उस चीज़ के लिए तैयार कर दिया जिस चीज़ के लिए आपका जो कोई भी वर्कर वो इजीली तैयार नहीं होता। मतलब उनके माइंड में क्या घुसा दिया गया, बिकॉज द जेंटलमैन एजुकेशन टीचर्स हिम दैट ही इज वेरी फाइन फेलो। अब एक जेंटलमैन जो वहाँ पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति है, वो क्या समझ रहा है, वहाँ को उसको क्या शिक्षा मिली है कि वो एक फाइन फेलो है, एक अच्छा आदमी है, सुपीरियर टू कॉमन रन ऑफ मैन। जो एक कॉमन आदमी होते हैं, जो कॉमन जिंदगी जीने वाले आदमी होते हैं, उनसे वो कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। कॉमन रन जो आदमी है उनसे वो कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। अब उसकी ड्यूटी क्या बन जाती है, टू ब्रश हिज क्लॉथ्स, कैरी हिज पार्सल्स एंड अर्न हिज इनकम फॉर हिम। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब वो जेंटलमैन जो वहाँ पढ़ाई करा है वो ये समझने लग गया है, क्योंकि उसको पढ़ाया गया, इस तरह से तैयार किया गया उस माइंड को कि उसके लिए जो दूसरा जेंटलमैन है जो उससे बड़ा है, उसके लिए कपड़े ब्रश करना या फिर पार्सल लेकर जाना उसके लिए, या फिर उसके लिए इनकम तैयार करना, वो इनकम तैयार करेगा। मतलब एज ए स्लेव वह व्यक्ति उसके क्लोथ्स को ब्रश करे, उसके पार्सल लेकर के जाए। क्योंकि ये ब्रिटेन की कहानी एक तरह से ये उस समय के ज़माने की है, तो वहाँ पर पार्सल को लेकर जाना करना इस तरह काम होता था, क्लोथ्स धोए जाते थे। तो ये सब काम और इनकम करने का काम कौन करेगा, वो जेंटलमैन करेगा जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। और इसमें खास बात ये रखिए कि ही थोरोली एग्रीज विद हिज व्यूज ऑफ हिमसेल्फ, और साथ में वो जो जेंटलमैन है, वो जेंटलमैन इस बात से कंप्लीटली अच्छी तरह से राजी रहेगा, एग्रेबल रहेगा। ही हॉनेस्टली बिलीव्स दैट द सिस्टम विच हैज प्लेस्ड हिम इन सच एन एग्रेबल सिचुएशन एंड डन सच जस्टिस टू हिज मेरिट्स इज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल। वो ये कह रहा है कि वो हॉनेस्टली इतना बिलीव करता है उस सिस्टम के ऊपर। कौन सा सिस्टम, ये जो अपन ऊपर पढ़ा है, अपन ने जो ऊपर सिस्टम पढ़ा है कि उसको प्री पेरेड स्कूल में जो उसका माइंड तैयार कर दिया गया है, पब्लिक स्कूल में जो माइंड तैयार कर दिया गया है, या फिर यूनिवर्सिटी में उसका जो माइंड तैयार कर दिया गया है, वो सिस्टम के ऊपर उसका इतना विश्वास हो जाता है कि वो ये मान कर चलता है कि विच हैज़ प्लेस्ड हिम इन सच एग्रेबल सिचुएशन दैट सच जस्टिस टू हिज मेरिट्स इज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल। कि उसकी मेरिट्स जो है, उसकी जो योग्यताएं हैं, उसको उचित स्थान दे दिया गया है। वो उसके अंदर जो मेरिट है उसको उचित स्थान दे दिया गया है। जस्टिस टू हिज मेरिट्स इज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सिस्टम एंड दैट ही शुड शेड हिज ब्लड। और यहाँ तक कि उसको वो जेंटलमैन जो है, वो जेंटलमैन है, एंड दैट ही शुड शेड हिज ब्लड एंड योर्स टू द लास्ट ड्रॉप इन इट्स डिफेंस। आप इसको जो पढ़ना, दैट ही शुड शेड हिज ब्लड टू द लास्ट ड्रॉप इन इट्स डिफेंस। इसका मतलब है कि वो इसके लिए अपना खून बहा देगा, आपके लिए और सिस्टम के लिए। ये इट किसके लिए आए, उस सिस्टम के लिए खून आया है ये वाला वर्ड। तो जो इट्स डिफेंस के लिए, इसके सिस्टम के डिफेंस के लिए वो अपना खून भी बहाने को तैयार हो जाएगा, इतना वो एग्रीबल हो गया है। बट द ग्रेट मास ऑफ आवर रेंटेड, अंडरपेड, ट्रीटेड एज इंफीरियर्स, कास्ट ऑफ ऑन द डोल वर्कर्स कैन नॉट फील सो श्योर अबाउट इट। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वो जो जेंटलमैन था, जिस तरह से वो जो जेंटलमैन था वो एग्रीबल हो गया है, उस तरह का एग्रीबल या उस तरह की सोच रेंटेड पर्सन की नहीं है, अंडरपेड पर्सन की नहीं है, ट्रीटेड एज इंफीरियर्स की नहीं है,
कास्ट ऑफ ऑन द डोल वर्कर्स की नहीं है। ये सब कौन है? रेंटेड का मतलब जो कम किराएदार व्यक्ति होते हैं। अंडरपेड का मतलब जिनको कम वेतन मिलता है। ट्रीटेड एज इन्फीरियर्स का मतलब जो छोटे लोग जिनको अपन कम उससे व्यवहार करते हैं। कास्ट ऑफ ऑन द डोल मतलब जिनको छोटी ऐसे वर्कर जिनको कुछ चीज छोटी छोटी चीज़ देकर खुश कर दिया जाता है, वो कैन नॉट फील सो श्योर अबाउट इट। वो इस सिस्टम से परिचित नहीं होते और वो इन चीज़ों को नहीं सोच सकते जितना की सोच वो एक जेंटलमैन रखता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने इंडियंस को ही इंडियंस के खिलाफ तैयार कर लिया। उन्होंने इंडियंस को ही इंडियंस के खिलाफ तैयार कर लिया, मतलब इंडियंस अपने इंडियंस के लिए बंदूक उठाने को तैयार हो गए। वो कैसे हुआ? उन्होंने स्कूल इस तरह की बनाई कि जब उसके अंदर इंडियंस आए, इंडियंस थे तो अपन लोगों में से ही, उनमें से जिन लोगों ने उन स्कूल में दाखिला लिया तो वहाँ पर वो लोग समझ लगे कि हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो हम इनके लिए खून तक बहा सकते हैं। तो उन्होंने इंडियंस को ही मारा और वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे। वही मांग के चलते थे, हम जो ब्रिटिश हैं इन्होंने हमें इस योग्य बना दिया है और ये तो नीचे वाले जो हैं इस तरह के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो जेंटलमैन थे वो जेंटलमैन पूरी तरह से एग्रीबल हो गए, जो ऐसी स्कूल में पढ़ाई करते थे, ऐसी यूनिवर्सिटी में गए, ऐसी फालसाफाट हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी कि वो लोग मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर थे। उस तरह से प्रिपेयर ये अंडर पेड पर्सन नहीं थे। एंड इट इज़ एज द जेंटलमैन द फैक्ट आर टू हार्शली अगेंस्ट इट। परंतु जो ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट है बहुत ही कठोर है इस तरह के। इन हार्ड टाइम सच एज वी आर नाउ पासिंग थ्रू। अब जो कि हम लोग इस एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, देयर डिसगस्ट एंड डेस्पेयर समटाइम्स लीड देम टू किक ओवर द ट्रेसेस अपसेट एवरीथिंग। यहाँ पर कह रहे हैं कि वी आर नाउ पासिंग थ्रू दिस देयर डिसगस्ट एंड देयर पासिंग। तो देयर डिसगस्ट एंड डेस्पेयर समटाइम्स, तो ये देर किसके लिए आया है? जो डाउन ट्रोडन्स है या फिर ये बोले कि रेंटेड पर्सन है या अंडरपेड पर्सन है, वो लोग इतने अपसेट हो जाते हैं, इतने अपसेट हो गए कि उनके लिए छोटी छोटी चीजें बची केवल अब। एंड दे हैव टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम मेयर गैंगटरिज्म। और वो क्या है? केवल अब उनको बचाया जाना था। दे हैव टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम मेयर गैंगटरिज्म बाय सम नेपोलियनिक जीनियस। अब एक हीरो की इंतजार थी। वो लोग जो डाउन ट्रोडन है या फिर जो रेंटेड पर्सन है या डोल पर्सन है, उनको अब गैंगटरिज्म से बचाया जाना, मतलब जो एक गैंगवाद स्टार्ट हो जाता है, एक अराजकता वाला माहौल बन जाता है, तो वहाँ से उनको कौन बचा सकता है? एक नेपोलियनिक जीनियस, मतलब एक हीरो की एंट्री होती है जिसकी कल्पना है हु हैज़ द फैंसी फॉर बीइंग ए एम्पेरर, जो खुद एक एम्पेरर बनना चाह रहा है। हु हैज़ द करेज एंड ब्रेन्स एंड एनर्जी टू जंप एट चांस, जिसके अंदर करेज है, जिसमें ब्रेन है और जिसमें एनर्जी है, और वो एक चांस ले सकता है क्या बनने के लिए? एक एम्पेरर बनने के लिए चांस ले सकता है। एक ऐसे नेपोलियनिक जीनियस की यहाँ पर अब एंट्री हो जाती है। बट द स्लेव्स हु गिव 3 cheers फॉर द एम्परर might just as well have made a cross on British और अमेरिकन बैलेट पेपर एज फार एज फ्रीडम इज कंसर्न। अब कह रहे हैं कि वो जो गुलाम थे उन्होंने जिन्होंने उस एम्पेरर के लिए 3 तालियां बजाई, और उन्होंने माइट जस्ट एज वेल को थोड़ी देर छोड़ देना। इस लाइन को अपन पढ़ते हैं, एम्पेरर माइट हैव मेड, तो स्लेव्स माइट हैव मेड अ क्रॉस ऑन बैलेट पेपर। तो जो स्लेव्स थे उन्होंने उस एम्परर के लिए बैलेट पर क्रॉस का चिन्ह लगाया होगा। ब्रिटिश और अमेरिकन बैलेट के पेपर के ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगाया होगा। और जस्ट एज वेल का मतलब है लगाया जाना उचित भी था। जस्ट एज वेल का मतलब लगाया जाना उचित भी था। तो माइट हैव मेड ए क्रॉस ऑन ब्रिटिश और अमेरिकन बैलेट पेपर एज फार एज फ्रीडम इज कंसर्न। जहाँ तक उनकी स्वतंत्रता का सवाल है, उन लोगों ने, उन स्लेव्स ने उस नेपोलियन जीनियस के साथ के बैलेट पेपर पर या उसके लिए उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस चिन्ह लगाया होगा। बस इतना सा है, लेकिन उन्होंने लगाया होगा या लगाना उचित था उनका,
परंतु क्या चीज़ नहीं हुई है, उन्होंने भले जैसे आज अपन किसी भी इलेक्शन में अपन वोट दे देते हैं, परंतु हम उस सिस्टम का विरोध नहीं करते। आप इस बात को समझना, यहाँ पर जो शाह साहब बताना चाह रहे हैं हमें कि बैलेट पेपर पर क्रॉस चिन्ह लगा दिया और जो उचित भी था, और अपन भी करते हैं ऐसा, परंतु क्या कभी अपन सिस्टम के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं? नहीं जा पाते। वही कंडीशन यहाँ पर कर रहे हैं कि स्लेव था, उन्होंने बैलेट पर चिन्ह लगाया, परंतु यहाँ पर छोड़ दी उन्हें लाइनें, परंतु उन्होंने उस सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। सो फार आई हैव मेंशन्ड नथिंग बट प्लेन नेचर एंड हिस्ट्रिकल फैक्ट्स। यहाँ सेकंड पैराग्राफ में वो कर रहे हैं कि अब तक उन्होंने क्या करा है, नेचर के जो प्लेन नेचर और हिस्ट्रिकल फैक्ट्स बताएं। पहले क्या हुआ था, आई ड्रॉ नो कंक्लूजन, उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं बताया। फॉर देट वुड लीड मी इंटू कंट्रोवर्सी, फॉर का मतलब क्या है यहाँ पर, बिकॉज, फॉर का मतलब बिकॉज, देट वुड लीड मी इंटू कंट्रोवर्सी। वो कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन बता देता तो हो सकता था मैं कंट्रोवर्सी में चला जाता, मेरे पर वाद विवाद चलते, एंड कंट्रोवर्सी वुड नॉट बी फेयर व्हेन यू कैन नॉट आंसर मी बैक। और कंट्रोवर्सी कभी हमेशा, या वाद विवाद कभी हमेशा फेयर नहीं हो पाते हैं, जबकि आपस में कुछ चीज़ों का आदान प्रदान नहीं होता, विचारों का आदान प्रदान नहीं होता। आई एम नेवर कंट्रोवर्शियल ओवर द वायरलेस। हाँ, अब यहाँ पर ओवर द वायरलेस यहाँ पर बड़ा इरेलेवेंट सा लगता है अपनों को कि बेतार के तार से क्या संबंध आ गया, कि ना ही मैं वायरलेस पर कंट्रोवर्शियल हो सकता हूँ या होऊंगा। यहाँ पर वायरलेस का मतलब बच्चों यूँ मान के चलना कि आज का ज़माना नेट का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, टेलीग्राम का ज़माना है। तो अपन बाय द वाद विवाद चलता है तो टीवी पर अपन देखते हैं, अपन व्हाट्सएप पे वाद विवाद करते हैं, अपन नेट पे वाद विवाद करते हैं, ट्विटर वगैरह होता है। उस समय ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, उस समय वायरलेस होता था, बेतार का तार। तो इसलिए वहाँ पर वो कर रहे हैं कि वो वायरलेस के ऊपर, क्योंकि उस जमाने में वायरलेस ही वर्ड चलता था, बेतार के तार चलता था, जिसके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह सूचना या नोटिफिकेशन जाती थी। तो वे कह रहे हैं कि उस वायरलेस के ऊपर वो कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकते थे। आई डू नॉट इवन आस्क यू टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन। वो कहते हैं कि ना ही मैं तुमसे कोई तुम्हारा कंक्लूजन पूछता हूँ, फॉर यू माइट ड्रॉ सम वेरी डेंजरस वंस। अगेन फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि आप बहुत खतरनाक कंक्लूजन बना सकते हो, अनलेस यू हैव द राइट सॉर्ट ऑफ हेड फॉर इट। अनलेस, जब तक कि आपके पास में अच्छा दिमाग नहीं है, तब तक आप खराब कंक्लूजन, बहुत डेंजरफुल कंक्लूजन बना सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट though nobody likes to be called slave, it does not follow that slavery is a bad thing। वो ये कह रहे हैं कि यूँ तो कोई भी व्यक्ति गुलाम कहलाना पसंद नहीं करता, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये माने कि स्लेवरी एक बैड थिंग है। यूँ वो कह रहे हैं कि यूँ तो कोई भी व्यक्ति गुलाम कहलाना पसंद नहीं करता, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये माने कि स्लेवरी एक बैड थिंग है। ग्रेट मैन लाइक एरिस्टोटल हैव हेल्ड दैट द लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नमेंट वुड बी इम्पॉसिबल अनलेस द, इसको जो पढ़ना आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अरस्तु एक महान जो फिलोसोफर हुए हैं, उनका ये मत था, ये दो वर्ड ऐसा चलेंगे, दैट लॉ एंड ऑर्डर, आप स्टॉप करेंगे, एंड गवर्नमेंट, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नमेंट। इसको यूँ पढ़िएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नमेंट वुड बी इम्पॉसिबल अनलेस द पर्सन द पीपल हैव टू बी ओबे आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। वही कह रहे हैं कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर तब तक अप्लाई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, गवर्नमेंट तब तक इम्पॉसिबल है जब तक कि जो राज करने वाले व्यक्ति हैं, द पर्सन्स द पीपल हैव टू बी ओबे, जो राज करने वाले व्यक्ति हैं जिनकी बात को माना जाए, वो व्यक्ति जब तक कि ब्यूटीफुली ड्रेस्ड नहीं होंगे, डेकोरेटेड नहीं होंगे, रोब्ड एंड यूनिफॉर्म नहीं, रोब्ड मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे होंगे, स्पीकिंग विद स्पेशल एक्सेंट नहीं होगा उनका, ट्रेवलिंग इन द फर्स्ट क्लास कैरेजेस, जबकि अच्छी फर्स्ट क्लास गाड़ी में नहीं घूमेंगे,
मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स में नहीं होंगे उनके पास में, बेस्ट ग्रूम्ड एंड बेस्ट ब्रेड हॉर्सेस नहीं होंगे। बेस्ट ग्रूम्ड का मतलब जो अच्छी तरह सजाकर जो घोड़े होते हैं, और बेस्ट ब्रेड का मतलब अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं होंगे। एंड नेवर क्लीनिंग देयर ओवन बूट्स, और ना ही वो अपने बूट्स स्वयं साफ करेंगे, मतलब किसी और से साफ करवाएंगे। नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स, और ना ही वो किसी चीज़ को स्वयं करेंगे। जब तक कि वो स्वयं इससे चीज़ नहीं करेंगे देमसेल्व्स, देन कैन पॉसिबली बी डन बाय रिंगिंग ए बेल। साथ में वो किसी भी काम को कैसे करवाएंगे, एक बेल को रिंग करके बुलवा करवाएंगे, मतलब बेल रिंग करेंगे और कोई पियोन आएगा और वो काम करेगा। एंड ऑर्डरिंग सम वन कॉमन पीपल टू डू, और किसी भी व्यक्ति को, अन्य कॉमन व्यक्ति को ये सब काम करने नहीं करेंगे। मतलब ऐसे जो व्यक्ति गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे व्यक्ति जब तक ऐसे डेकोरेटेड नहीं होंगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। एंड दिस मीन्स ऑफ कोर्स दे मस्ट बी मेड वेरी रिच विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। एक खास बात यहाँ पर आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि दे मस्ट बी मेड वेरी, दे का मतलब वही जिनकी ओबे मानी जाएगी गवर्नमेंट, या फिर ये बोले कि गवर्नमेंट किनको ओब्लाइज कर रही है, जिनको ओब्लाइज कर रही है वे जिनकी ऑब्लिगेशन, जिनकी बात मानी जाएगी। या फिर वो बोले कि जो डेकोरेटेड हों, जिनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े हों, तो वो उनको वृक्ष बनाया जाएगा विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स वचनबद्धता, मतलब वो किसी भी चीज़ के प्रति रिलायबल नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने उनसे किसी बात का, उनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है उन पीपल को, उनको रिच बना करके, उनको केवल ऐसे ही रिच बना दिया गया है। दे मस्ट बी मेड, बनाए जाए, दे मस्ट बी मेड वेरी रिच विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, बिना किसी उनके बिना किसी ऑब्लिगेशन के, वचनबद्धता के, रेस्पॉन्सिबिलिटी के उनको रिच बना दिया है। अदर देन टू प्रोड्यूस, किसके अलावा, साथ में एक प्रोड्यूस करना है, एन इम्प्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट गॉड लाइक सुपीरियरिटी ऑन द माइंड्स ऑफ कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल है उनके माइंड के अंदर उन लोगों के प्रति गॉड लाइक या सुपीरियरिटी की भावना या इम्प्रेशन या प्रभाव डाल दिया जाए। वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों को तो जिनकी आज्ञा पालन करनी है उनको तो ऋषि उन्होंने बना ही दिया। इसके अलावा किसके अलावा करा है कि उन्होंने कॉमन पीपल के अंदर भी, अदर देन का मतलब होता है इनके अलावा, कॉमन पीपल के अंदर उनकी इमेज कैसी बनाई है, गॉड लाइक बनाई है, सुपीरियरिटी इमेज बनाई है, सुपीरियर इमेज बनाई है। तो इसके अलावा उनको ऋषि भी बनाया है उन्होंने। इन शॉर्ट इट इज कंटेंडेड, तो यहाँ पर यह माना जाता है कि यू मस्ट, इन शॉर्ट इट इज कंटेंडेड यू मस्ट मेक मैन इग्नोरेंट आइडोलेटर्स। वो ये मांग चलते हैं कि मैन को, यू मस्ट मेक मैन इग्नोरेंट आइडोलेटर्स, कि मैन को इग्नोरेंट आइडोलेटर्स बना दो। इग्नोरेंट आइडोलेटर्स का मतलब, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, आइडोलेटर्स का मतलब मूर्ति पूजक। आप समझ रहे इस बात को कि मूर्ति पूजक और अज्ञानी, परंतु यहाँ पर वो क्या करना चाह रहे हैं कि उनके माइंड को इस तरह से सेट कर दिया जाए कि अब वो केवल और केवल बिगर किसी कानून के लॉ अबाइडिंग सिटीजन या ओबीडियंट वर्कर बने, उसके पहले वो खुद ही में इतनी भावना भर जाए कि वो जैसा वो लोग करें कहें वैसा वो लोग करते जाएं, उनकी आज्ञा पालने में उनके लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़े। इसके पहले कि ओबीडियंट वर्कर बने या फिर उनको बनाया जाए या फिर उनको लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाया जाए, उसके पहले उनको इतना अंधभक्त बना दो। मैं सही वर्ड बोलूँ यहाँ पर कि उनको इतना अंधभक्त बना दिया जाए लोगों को कि वो जो गॉड लाइक सुपीरियरिटी वाले जो व्यक्ति हैं, जो रिच पीपल हैं, उनकी बात को वो आराम से माने, जो भी बात बोल दी जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। टू प्रूव दिस वी आर रिमाइंडेड, अब यहाँ कर रहे हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि अच्छे कपड़े पहने जाएंगे, उसकी बात मानी जाएगी,
या फिर जो अच्छा दिखता होगा उसकी बात मानी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपने आप ही उनकी बात को मानता चला जाए, उसके लिए किसी चीज़ की वो कानून की जरूरत ही ना पड़े। तो वो ये कह रहे हैं कि टू प्रूव दिस वी आर रिमाइंडेड दैट ऑल्सो 9 आउट ऑफ 10 वोटर्स आर कॉमन वर्कर्स, कि 10 कॉमन वर्कर्स हैं, वर्कर्स उनके जो वोटर्स हैं उनमें से 10 नो तो कॉमन वर्कर्स हैं। इट इज़ विद द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी दैट ए फ्यू ऑफ देम कैन बी परसुडेड टू वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ देयर ओवन क्लास। वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी दैट फ्यू ऑफ देम, वो कह रहे हैं कि इसमें से बहुत डिफिकल्टी रहेगी कि उनमें से कुछ को परसुएड किया जाए। किस बात के लिए मनाया जाए? कि वो उनकी ही क्लास के व्यक्ति को वोट दे। ये करना एक डिफिकल्टी रहेगी। व्हेन वुमेन वर एनफ्रेंचाइज्ड, एनफ्रेंचाइज्ड मीन्स वोट देने का अधिकार, जब वुमेन को वोट देने का अधिकार दिया गया था, एंड गिवन द राइट टू सिट इन पार्लियामेंट, और साथ में जो पार्लियामेंट में बैठने का जब उनको अधिकार मिला था वुमेन को, द फर्स्ट यूज दे मेड ऑफ देयर वोट्स वाज टू डिफीट ऑल द वुमेन कैंडिडेट्स हु स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द वर्कर्स एंड had given them years of devoted and distinguished service. They elected only वो कह रहे हैं कि जब वुमेन को अधिकार दिया गया था वोट देने का, और जब उनको पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार मिला, तो उनमें से जो वोट दिए गए उन औरतों ने वोट दिए सबसे पहले, वो उन्होंने उन्हीं की क्लास की जो वर्कर्स थी उनको डिफीट करने के लिए वोट दिए। उन्होंने उनकी क्लास की जो वर्कर्स थी, जो उनके साथ की थी, जिसने कई सालों तक उनके साथ में डिवोट होकर काम किया होगा, जिन्होंने उनकी सर्विसेज को डिस्टिंग्विश करा होगा, मतलब उनके साथी, उन साथियों के खिलाफ ही उन्होंने वोट दिया, उनको डिफीट किया। और किसको इलेक्ट किया? दे इलेक्टेड ओनली वन वुमेन, अ टाइटल लेडी ऑफ ग्रेट वेल्थ एंड एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी। उन्होंने एक ऐसी औरत को वोट दिया, ऐसी टाइटल लेडी को वोट दिया, ग्रेट वेल्थ वाली थी, एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी वाली थी, मनमोहक पर्सनैलिटी वाली थी, अच्छी दिखने वाली पर्सनैलिटी थी, उसको उन्होंने वोट दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिक ही इंसान के अंदर चली जाती है बात कि जो अच्छा दिखने वाला है, अच्छा कपड़े पहन रखे हैं, जिस पर अच्छी गाड़ी है, इसका मतलब उसकी बात को माना जाए, वो हमारा सुपीरियर, वो गॉड लाइक है, उसके लिए किसी कानून की जरूरत ही ना पड़ी। नाउ दिस इट इज सेड इज ह्यूमन नेचर एंड यू कांट चेंज ह्यूमन नेचर। अब यहाँ कर रहे हैं कि नाउ ह्यूमन नेचर होती है और यू कांट चेंज ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर आप चेंज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ऑन द अदर हैंड इट इज मेंटेन दैट ह्यूमन नेचर इज द इजेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू चेंज इफ यू कैच इट यंग एनफ। वो कह रहे हैं कि दिस इज ह्यूमन नेचर और यू कांट चेंज ह्यूमन नेचर, परंतु वो कह रहे हैं कि इट इज़ मेंटेन दैट ह्यूमन नेचर, ये माना जाता है कि ह्यूमन नेचर को भी ये तर्क दिया जाता है। क्या तर्क दिया जाता है? कि ह्यूमन नेचर है वो इजेस्ट थिंग है चेंज होने के लिए वर्ल्ड के अंदर, उसको आराम से चेंज किया जा सकता है अगर वो जल्दी ही पकड़ ली जाए। अगर वो आप यंग हो, अच्छे युवा हैं और जल्दी ही इस ह्यूमन नेचर को समझ लिया जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड दैट द आइडोलेट्री ऑफ द स्लेव्स एंड द एरोगेंस ऑफ द मास्टर क्लास आर देमसेल्व्स एंटायरली आर्टिफिशियल प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ ए प्रोपोगेंडा। वो ये कह रहे हैं कि इफ़ द केच इट यंग एनफ एंड डेट द आइडोलेट्री, जो आइडोलेट्री जो बनी हुई है, जो मूर्ति पूजक बने हुए स्लेव क्लास और जो मास्टर क्लास की एरोगेंस है, जो सनकपन है, या मास्टर क्लास के अंदर जो दम्भीपन है, घमंडपन है, या फिर ये बोलो कि उनका जो एटीट्यूड है, आर देम, ये वो सब किसकी वजह से है? आर्टिफिशियल प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन प्रोपागेंडा। जो उन्होंने अभी तक शिक्षा मिली है, जो अभी तक शिक्षा का जो ढांचा चला रहा है, उसका आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। मतलब ये जो बात चली आ रही है स्लेव्स के अंदर कि आइडोलेट्री बन करके, या फिर जो एरोगेंस बन गया है मास्टर क्लास के अंदर, वो तो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है एजुकेशन सिस्टम का, प्रोपेगेंडा का।
that plays upon our infants long before they have left their cradles. जब एक बच्चा अपने पालने से बाहर निकलता है तब से ही ये सिस्टम उनके ऊपर हावी होने लग जाता है, उनकी माइंड में घुस जाता है किस बात को लेकर के कि एक तो स्लेव जो है आइडोलेट्री में चले जाएं और दूसरा कि मास्टर क्लास के अंदर एरोगेंस आ जाए. एन अपोजिट मेंटेलिटी could an opposite mentality could, it is argued, be produced by a contrary education. वो कह रहे हैं कि एक अपोजिट मेंटेलिटी वो बनाई जा सकती है कॉन्ट्ररी एजुकेशन और प्रोपागेंडा के द्वारा. वे कह रहे हैं कि अभी तक जो एजुकेशन चली आ रही थी, जो प्रोपागेंडा चला रहा था, जिसकी वजह से आज की डेट की जो आइडोलेट्री बनी या फिर जो एरोगेंस डेवलप हुआ वो भी हटाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है अगर अपन एजुकेशन को भी कॉन्ट्ररी कर दें, अपोजिट कर दें, प्रोपेगेंडा को अपोजिट कर दें. मतलब कहने का मतलब है कि अपन एजुकेशन को चेंज कर दें, प्रोपेगेंडा को चेंज कर दें, तो अपन इस मेंटालिटी को भी अपोजिट कर सकते हैं. यू कैन टर्न द पॉइंट ओवर इन योर माइंड फॉर योर सेल्फ. वह कह रहे हैं कि आप खुद अपने दिमाग में अपने विचार बनाएं. डू नॉट लेट मी प्रेजुडिस यू वन वे और अनदर. मैं आपके विचारों के साथ में ना खेलूँ. करने का मतलब ये है कि मैं ना बताऊं कि आप इस रास्ते जाएं, उस रास्ते जाएं, या फिर मैं ना बताऊं कि कौन सा मार्ग ज़्यादा अच्छा है, या फिर आपके किस तरह के विचार बनाएं. अब ये एक ऐसा पैराग्राफ है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी पैराग्राफ है. ये पैराग्राफ बड़ा ही इरेलीवेंट सा लगता है, परंतु यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें समेट दी. इसको अपन पढ़ते हैं, समझते हैं. द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एट द बॉटम ऑफ इट ऑल इज हाउ द इनकम ऑफ द होल कंट्री कैन बेस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम डे टू डे. सिंपल सी बात है कि एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि किसी भी कंट्री की जो पूरी इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए डे टू डे. सिंपल सी बात है. If the earth is cultivated agriculturally in vast farm with motor fluffs and the chemical fertilizers and industrially in huge electrified factories full of machinery that girl can handle. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर किसी लड़की के पास में एक लड़की मेंटेन कर रही है एक बड़ा सा कृषि फार्म है, या फिर जो बोले कि एक जो मॉडर्न जो कल्टीवेशन है, जो खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर है, वो चल रहा है. बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ पर मोटर वाली प्लब्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं. और इंडस्ट्री भी कैसी है, पावरफुल इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रिफाइड मोटर, बड़ी बड़ी मोटर चलती है, मशीनें चलती हैं. उन सबको कौन हैंडल कर रहा है? एक लड़की हैंडल कर रही है उस पूरे सिस्टम को, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर फील्ड आ गई और बहुत सारी फैक्ट्रीज आ गई. उनको कौन हैंडल कर रही है? एक लड़की हैंडल कर रही है. द प्रोडक्ट में बी सो ग्रेट दैट एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट वुड प्रोवाइड इनफ टू गिव द अनस्किल्ड लेबर्स एज मच एज द मैनेजर्स एंड द मैन ऑफ द साइंटिफिक स्टाफ. वो ये कह रहे हैं कि इतना कुछ प्रोडक्शन हो जाता है, इतना सारा प्रोडक्शन हो जाता है कि जो अकुशल जो श्रमिक हैं, जो मैनेजर्स हैं और जो साइंटिफिक स्टाफ है, सबको बहुत मिल जाता है, आराम से सबको एनफ मिल जाता है. बट डू नॉट फॉरगेट, परंतु यहाँ करें, डू नॉट फॉरगेट व्हेन यू हियर टेल्स ऑफ. अब यहाँ पर कोमा लग रहा है, इसलिए आप यहाँ से सेंटेंस को काट लेना समझने के लिए थोड़ी देर के लिए. बट डू नॉट फॉरगेट, और अपन सीधे स्टार्ट करेंगे डेट्स. अपन डाट यहाँ पर आ रहे हैं समझने के लिए थोड़ी देर के लिए. तो डू नॉट फॉरगेट दैट दिस मार्वेलस इंक्रीज but do not forget that this marvelous increase includes things like needles and steel pins and matches which can neither eat or drink nor wear. वो कह रहे हैं कि वो जो इतना सारा प्रोडक्शन हुआ है
उस प्रोडक्शन के अंदर ये सब चीज़ें भी शामिल है। निडल्स, स्टील पिन्स, मैचेस, विच कैन नाइदर ईट और नॉर ड्रिंक और वियर, ना तो उनको अपन खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न पहन सकते हैं। इसका मतलब ये नेसेसिटी की चीज़ नहीं हुई। वेरी यंग चिल्ड्रन विल ईट needleless and matches eagerly, but the diet is not nourishing one। वो ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है एक बच्चा तो खा सकता है, क्यूरियोसिटी में खाएगा, ईगरली खाएगा, क्यूरियोसिटी में खा ले, वो नीडल्स को भी चबा सकता है, मैचेस को भी चबा सकता है, परंतु वो एक नरिशिंग चीज़ नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें मशीनों में डेवलप हुई है, एक लड़की उस पूरे सिस्टम को संभाल रही है और प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि सबको बहुत 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 मिल रहा है, परंतु इसमें से कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो खाने पीने पहनने की नहीं है। वो चीज़ें ऐसी होगी जो अभी फ़िलहाल के लिए सेंसलेस है, क्योंकि नेचुरल थिंग्स कहाँ से पूरी होती है किसी भी इंसान की, जहाँ पर अपने पहले पढ़ चुके हैं कि इंसान जो है नेचर का गुलाम है। नेचर का गुलाम का मतलब उसकी बॉडी में जो नेसेसिटीज बनती है, रोटी, पानी, या फिर पहनने के लिए या कपड़े वगैरह, तो वो सब उसको जो मिल रहे हैं, उसको ज़रूरत है उन चीज़ों की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, परंतु प्रोडक्शन में ये सब चीज़ें भी काउंट हो रही है, वो ये कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर वो कर रहे हैं कि एक लड़की की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लड़की की बात उन्होंने क्यों करी कि गर्ल, इन्होंने एक वर्ड डाल दिया गर्ल, तो गर्ल की बात क्यों करी है, क्योंकि उस ज़माने में गर्ल को कमज़ोर समझा जाता था। अपन जानते हैं कि उस ज़माने में गर्ल को कमज़ोर समझा जाता था। वेर इज़ गर्ल नाउ, गर्ल, वन गर्ल, वी कैन टेक इट फ्रॉम दिस एयर। तो वो एक लड़की जो ये सब चीज़ संभाल रही है और साथ में कह रहे हैं कि वो कितना प्रोडक्शन दे रही है कि एज मच 8,000 मैन कुड प्रोड्यूस इन द रेन ऑफ गुड क्वीन एनी। एक क्वीन है एनी, एक अच्छी क्वीन है, उसके पास में 1000 व्यक्ति काम करते हैं और 1000 व्यक्ति से जितना प्रोडक्शन होता है उतना वो अकेली लड़की उन सब चीज़ों से मिलकर कर रही है। कहने का मतलब इसमें 2-3 बातें सामने आती है। तो एक तो गर्ल की बात हुई है कि जब बाय द वे किसी के पास काम करने के लिए बहुत व्यक्ति हों, मतलब उसके पास अगर बहुत सारे दास हों, गुलाम हों, काम करने वाले व्यक्ति हों, मशीनरी हों, कुछ भी हो, तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वो बहुत सी चीज़ें बनाने लगता है, नीड वाली चीज़ें बनती है, वो विदाउट नीड वाली चीज़ें भी बनती है, जो अनावश्यक चीज़ें वही बनती है, और गर्ल एक कमज़ोर है वही बना सकती है। तो यहाँ पर गर्ल का मतलब एक कमज़ोर तबका, अगर उसके पास में करने के लिए बहुत से व्यक्ति हैं या बहुत सी मशीनें हैं या बहुत सारे कुछ उनको मेहनत करने की सब चीज़ें हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है, यहाँ पर वो काम करा सकती है। जो चीज़ें बिल्कुल नेसेसिटी की चीज़ें हैं वही बनेगी, और जो नेसेसिटी की चीज़ें नहीं है वो भी डेवलप होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। तो एंड टू वी कैन नाउ cultivate the sky as well as the earth by drawing nitrogen from it to increase and improve the quality of our grass and consequently of our cattle, milk, butter and eggs. Nature may have tricks up her sleeves to check us if the chemist exploit her too greedily। वहाँ ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात है वापस, कि इंसान पृथ्वी के अलावा स्काई को भी कल्टीवेट कर रहा है। कहने का मतलब ये कि जहाँ पर उसको इंसान को लग रहा है वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा है, उसके पास में काम करने के लिए बहुत से लोग हैं, और साइंस भी बहुत आगे बढ़ गई है, तो उन्होंने आकाश पाताल सब एक कर दिया, उन्होंने पूरी जगत की नाइट्रोजन खींच ली, उन्होंने अच्छा केटल डेवलप किया, उन्होंने अच्छा मिल्क डेवलप किया, उन्होंने अच्छा बटर डेवलप किया, उन्होंने अच्छा बेट एग्स डेवलप किए। तो इन सब चीज़ों का क्या परिणाम निकलता है कि नेचर क्या करेगी, जब एक समय से जब केमिस्ट क्या करेंगे, एक्सप्लोइट करेंगे ग्रीडीली, जब साइंस ग्रीडीली इसको एक्सप्लोइट करेगी,
या फिर वर्कर्स को ग्रीडीली एक्सप्लॉइट करेंगे, या फिर कोई व्यक्ति इनको इस एक्सप्लॉइट करवाएगा, कोई मालिक, तो नेचर क्या करेगी, मैं हाउ टिक्स अप हर स्लीव्स टू चेक अस, वो अपने को रोकेगी, वो गुर्राएगी अपने ऊपर नेचर और अपने को रोकेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर नेचर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो नेचर भी अपना रंग दिखाती है, वो भी रोकती है, चेक करती है, अपनी स्लीव्स को ऊपर कर लेती है। तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब एक मालिक, एक मास्टर अगर बाय द वे किसी स्लेव को भी अगर एक्सप्लॉइट करेगा तो भी कहीं ना कहीं तो अपना विरोध करे। नेक्स्ट, एंड नाउ टू सम अप, अब ये सम अप कर रहे हैं। वाइप आउट फ्रॉम योर ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम द होप ऑफ बीइंग एबल टू डू एज यू प्लीज ऑल द टाइम, कि आप जो ये सपना देख रहे हैं फ्रीडम होने वाला, कि आप जो कुछ कर सकते हैं, तो उसको आप छोड़ दो, हटा दो। फोर का मतलब क्योंकि एटलीस्ट 12 आवर्स ऑफ योर डे नेचर ऑर्डर्स यू टू डू सर्टेन थिंग्स, कि 12 घंटे तो नेचर आपको ऑर्डर देगी जो करना चाहती है। करने का मतलब खाना पीना सोना, वो सब नेचर आपसे करवाएगी 12 घंटे तो। दिस विल यूज 12 आवर्स फॉर वर्किंग, और अपने पास में केवल 12 आवर्स बचेंगे कहीं के लिए, काम करने के लिए। और 12 आवर्स में भी एंड हियर अगेन नेचर विल किल यू। सपोज जो चीज़ें नेचर अपने को काम करने के लिए ऑर्डर कर रही है, वो काम अगर अपन ने नहीं किया, खाना पीना सोना, तो वो आपको किल कर देगी। ये कह रहे हैं कि आपके पास जो 12 घंटे बचे, उन 12 घंटों में भी आपको, क्योंकि खाना पीना सोने के लिए आपको रोटी भी चाहिए, आपको आपकी आजीविका कमानी होगी, आपको तो आपके जो आजीविका कमाओगे, पैसा कमाओगे, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर वो आपने काम नहीं किया तो आपको खाना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, पहना नहीं मिलेगा, तो आप अगेन नेचर आपको मार देगी। अनलेस यू एंटर एंड आइदर अर्न योर लिविंग और गेट समबडी एल्स टू अर्न इट फॉर यू। वो कह रहे हैं कि जब तक कि आप खुद ना कमाएं या फिर और से ना कमवाएं, मतलब या तो कोई आपके लिए नहीं कमाए या फिर आप खुद नहीं कमाएंगे, तो नेचर आपको मार देगी। सिंपल सी बात है। इफ़ यू लिव इन ए सिविलाइज्ड कंट्री योर फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द लॉज ऑफ द लैंड एनफोर्स्ड बाय द पीपल। वो ये कह रहे हैं कि अब एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने को कि अगर आप किसी सिविलाइज्ड कंट्री में रहते हैं तो आपको वहाँ की उस ज़मीन की लॉज द्वारा और पुलिस द्वारा आपको इन्फोर्स किया जाएगा, आपकी फ्रीडम को रोका जाएगा। हु ओब्लाइज यू टू डू दिस, वो आपको बाध्य करेंगे, ओब्लाइज करेंगे किस चीज़ को लेकर के, आप क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि आप सिविलाइज्ड कंट्री में रहते हैं, सिविलाइज्ड कंट्री के खुद के अपने रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, आपको रेट्स पे करने होंगे, टैक्सेस पे करने होंगे। इफ़ यू डू नॉट ओबे दीज लॉज, अगर आप उनके कानून को नहीं मानेंगे तो वो आपको जेल में डाल देंगे, और बाय द वे इससे ऊपर भी आप कुछ और करोगे तो आपको वो किल कर देंगे। इफ़ द लॉज आर रीजनेबल एंड आर इम्पार्शियली एडमिनिस्ट्रेड यू हैव नो रीज़न टू कंप्लेन। परंतु अगर वहाँ के कानून, अगर वहाँ के कानून किस तरह के हैं, रीजनेबल हैं और इम्पार्शियली एडमिनिस्ट्रेड है, जो तार्किक हैं और साथ में निष्पक्ष हैं। इम्पार्शियली मीन्स निष्पक्ष हैं, किसी के फेवर, एक अकेले के फेवर में नहीं है, और रीजनेबल हैं, तो क्या होगा, यू हैव नो रीज़न टू कंप्लेन, आपके पास कंप्लेन करने का कोई रीज़न नहीं होगा। बिकॉज दे इंक्रीज योर फ्रीडम बाय प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट असॉल्ट, हाईवे रॉबरी एंड डिसऑर्डर जनरली। वो ये कहते हैं क्योंकि वहाँ के कानून ने क्या कर रही है, आपके कानून, वहाँ की कानून आपकी फ्रीडम को इंक्रीज कर रही है, आपको प्रोटेक्ट करके। कहाँ से प्रोटेक्ट किया उन्होंने, असॉल्ट से प्रोटेक्ट किया, आपको किसी भी व्यक्ति के आक्रमण से प्रोटेक्ट किया, आपको हाईवे रॉबरी से आपको प्रोटेक्ट किया, रास्ते में कोई आपको लूट ना सके, आपके डिसऑर्डर जनरली जो अराजकता फैल जाती है उसको खत्म करने के लिए, उससे रोकने के लिए आपको प्रोटेक्ट किया। बट और ए सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूट एट प्रेजेंट देयर इज अनदर फार मोर इंटीमेट कंप्ulsion ऑन यू,
वो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर अब एक सोसाइटी जो अपनी इस समय की सोसाइटी बनी हुई है उसके अंदर बहुत ही इंटीमेट कंपल्शन भी और भी होते हैं। दो तरह के कंपल्शन बताया उन्होंने। कंपल्शन का मतलब है कि जो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि उस समय का जो ज़माना था केवल मकान मालिक और इसको लेकर के उन्होंने बात रखी है। तो एक तो है मकान मालिक लैंडलॉर्ड और दूसरा है आपका एम्प्लॉयर। वे कह रहे हैं कि लैंडलॉर्ड में रिफ्यूज टू लेट यू लिव ऑन हिज एस्टेट। यहाँ तक कि मकान मालिक भी आपको बाध्य कर सकता है। अगर बाय द वे उसको लगता है तो वो आपको उसके स्टेट में नहीं रहने देगा, बाहर निकाल देगा। अगर आप क्या करते हैं, चापेल जाते हैं इंस्टीट ऑफ ए चर्च, बाय द वे आप चर्च के बजाय एक छोटी जगह प्रार्थना करने जाते हैं। बाय द वे आप जिस व्यक्ति को उसने बताया उस व्यक्ति का वोट नहीं देते हैं तो आपको वहां पर उसके यहाँ रुकने से या रहने से मना कर देगा। और इफ़ यू प्रैक्टिस ऑस्टोपैथी, बाय द आप हड्डी के डॉक्टर हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है ऑर्थोपेडिशन के पास में, तो आपको वो तब भी आपको वहाँ पर रहने से मना कर सकता है। इफ़ यू ओपन ए शॉप, बाय द आप दुकान खोल लेते हैं तो भी आपको उसकी जगह पर रहने से मना कर सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन किसके द्वारा हुए, एक अपने लैंडलॉर्ड के द्वारा हो गए। तो एक लैंडलॉर्ड भी एक छोटी छोटी बातों को लेकर के आप पर बंदिश लगा सकता है। योर एम्प्लॉयर में डिक्टेट द कट। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर की, एक एम्प्लॉयर की बात कर रहा है जो आपका नियोक्ता है, जो आपको नौकरी पर रखता है। वो आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस डिजाइन वाले कपड़े पहनेंगे, किस तरह के कलर के रहेंगे, किस कंडीशन में आपके कपड़े रहेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के और एज वेल एज योर हावर्स ऑफ वर्क, और किस तरह काम करवाएंगे आपको डिक्टेट कर सकता है, आपको आपसे कह सकता है। ही कैन टर्न यू इन टू द स्टेट एट एनी मोमेंट टू ज्वाइन द मेलेंकली बैंड ऑफ लॉस्ट स्पिरिट कॉल्ड द अनएम्प्लॉयड। वो यहाँ तक कर सकता है, बाय द वे आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो आपको गली में निकाल देगा, गली में छोड़ देगा और अनएम्प्लॉयड की भीड़ में आप शामिल हो जाओगे, मतलब आपका रोजगार छीन लेगा। मेलेंकली बैंड का मतलब जो ऐसे लोगों की भीड़ जो निराश हो गए हैं। निराश कौन व्यक्ति होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप उसकी एम्प्लॉयर की बात नहीं मानेंगे तो वो आपको अनएम्प्लॉय कर देगा, आपको बेरोजगार कर देगा, वो आपको गली में छोड़ देगा। इन शॉर्ट, हिज पावर ओवर यू इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी पॉलिटिकल डिक्टेटर। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी पावर एक पॉलिटिकल डिक्टेटर से कहीं ज़्यादा हो सकती है। योर ओनली रेमेडी एट प्रेजेंट इज द ट्रेड यूनियन वेपन ऑफ द स्ट्राइक। को करें कि आपको इन चीज़ों से आप कैसे लड़ सकते हो। आपके पास एक ही चीज़ है स्ट्राइक करने की, कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपके खिलाफ नियोक्ता आपके ऊपर ज़्यादा ही कर दबाव डालता है, एनफोर्स कर सकता है किसी चीज़ के लिए, तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं। विच इज़ ओनली द ओल्ड ओरिएंटल डिवाइस ऑफ स्टार्विंग। ये जो स्टार्विंग का मतलब भूख हड़ताल करना, भूखे रहना, वो कर रहा है कि एक पुराना एक डिवाइस था, एक यंत्र था, एक पुरानी एक सिस्टम था अपनी बात को मनवाने का। आप स्टार्व करेंगे, आप भूखमरी करेंगे। जो आपका एनिमीज डोर स्टॉप, एनिमी डोर स्टेप, यहाँ पर जो एनिमी वर्ड आया है ये किसके लिए आया है, आपके एम्प्लॉयर के लिए वर्ड आया है। ये जो एनिमी वर्ड आया है ये आपका एम्प्लॉयर है, उसके लिए वर्ड आया ये वाला। तो आप या तो अपने एम्प्लॉयर के डोर स्टेप पर आप मरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे अंटिल ही डज योर जस्टिस, जब तक कि वो आपके साथ जस्टिस ना करे। नाउ एज द पुलिस इन हिज कंट्री विल नॉट अलाउ यू टू स्टार्व इन योर एम्प्लॉयर्स डोर स्टॉप। क्योंकि अब कंट्री ऐसी है जहां पर वो आपको भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं देती है। एम्प्लॉयर के डोर स्टॉप पर आपको भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं देती है। तो यू मस्ट स्टार्व ऑन योर ओन। तो इसका मतलब आप अपने खुद के दरवाजे पर मरेंगे, आपके खुद के घर पर मरेंगे। यहाँ पर ये एम्यूज़ कर रहा है, हल्का सा हंसी विनोद कर रहा है बनट शाह की अगर आपके घर के पर दरवाजे हैं तो आप अपने स्वयं के दरवाजे के बाहर ही मर जाएं। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द स्ट्राइक
द जनरल स्ट्राइक ऑफ ऑल वर्कर्स एट द सेम मोमेंट इज आल्सो द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन फुली। यहाँ पर वो बर्नर साहब कहते हैं कि जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, जो स्ट्राइक करने की जो एक्सट्रीम फॉर्म कौन सी जनरल स्ट्राइक है, जब सॉरी जनरल स्ट्राइक है, जब सभी वर्कर्स एक साथ स्ट्राइक करते हैं, इसको जनरल स्ट्राइक का नाम दिया है। और ये कि ये मानव मूर्खता की पराकाष्ठा है, एक्सट्रीम फॉर्म है, मानव मूर्खता की पराकाष्ठा है अगर एक साथ सभी स्ट्राइक पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इफ completely carried out it would extinguish, ये खत्म कर देगा ह्यूमन रेस को इन ए वीक, एक सप्ताह में। वो कह रहे हैं कि अगर जनरल स्ट्राइक करी जाए, एक साथ सभी स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो ह्यूमन मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में ही प्यूर ह्यूमन जाति खत्म हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी व्यक्ति, लगभग सभी व्यक्ति स्लेव हैं, सभी व्यक्ति किसी और के लिए काम करते हैं, सभी व्यक्ति किसी और के लिए कमाते हैं या कमा कर देते हैं। तो अगर सभी अगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो कुछ ही सप्ताह में पूरी ह्यूमन जाति खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर उन्होंने ये वर्ड दे रखा है, इसका मतलब यही है कि मोस्ट ऑफ पीपल आर स्लेव्स टू अनदर and earn for other. That's why if all goes on strike, then it would extinguish the human race completely in a week, and the workers would be the first to perish. और उनमें से कौन होंगे? वर्कर्स। सबसे पहले कौन खत्म होंगे? वर्कर्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट बातें कर रहे हैं, द जनरल स्ट्राइक इज ट्रेड यूनियन मेड गोन मेड। अब ये कह रहे हैं कि जनरल स्ट्राइक जो है वो गोन मेड हो गई है। कहने का मतलब है कि ट्रेड यूनियन की जो स्ट्राइक है, जनरल स्ट्राइक है, वो उसके दिन अब चले गए हैं, अब वो चीज़ नहीं होती है। सन ट्रेड यूनियनिज्म वुड नेवर सेंक्शन मोर देन वन बिग स्ट्राइक एट ए टाइम। और वहाँ पर एक सन ट्रेड यूनियन आ गई थी तब तक, और वो जनरल स्ट्राइक को सेंक्शन नहीं करती है, वो केवल एक बड़ी स्ट्राइक के अलावा दूसरी स्ट्राइक करने नहीं देगी। विद ऑल अदर ट्रेड्स वर्किंग ओवर टाइम टू सपोर्ट इट। जबकि और जो ट्रेड्स यूनियन है वो ओवर टाइम वर्क करेगी इसके लिए। करने का मतलब ये है कि अब पहले जो सभी व्यक्ति मिलकर के स्ट्राइक करते थे, अब स्ट्राइक नहीं करेंगे। और उनमें से आपके कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो ओवर टाइम काम कर रहेंगे, क्योंकि उनको काम करना ही होगा जिंदा रहने के लिए। नाउ लेट अस पुट द केस इन फिगर्स। अब ये जो अपन ने जो घंटों के वाली बारे बात करी है, तो उसके बारे में बर्नर शाह का सा इसको फिगर्स में लेते हैं। इफ़ यू हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे, यू हैव 4 आवर्स अ डे टू डू व्हाट यू लाइक विथ। वही कर रहे हैं कि अगर आप 12 घंटे अब आपको काम करना है, अब आपको 12 घंटे काम करना है, उसमें से 4 घंटे, ओनली 4 घंटे आप क्या करेंगे? यू डू विच यू लाइक, जो आप पसंद करते हैं। क्या हो सकता है वो? सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ द लैंड, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की उस विषय से संबंधित किताबें पढ़ेंगे। एंड योर पोजीशन ऑफ मनी एनफ टू बाई एन इंटरेस्टिंग बुक, आप अपना जो पैसा किस में लगाएंगे? उस इंटरेस्टिंग बुक को खरीदने में लगाएंगे। आप पिक्चर का पैसा पे करेंगे, आप हाफ हॉलीडे के लिए फुटबॉल मैच खेलेंगे, उसका पैसा पे करेंगे। एंड वट एवर यू फैंसी में बी, और जो भी आप चाहते हैं, आपकी जो कल्पना है, जो चाहते हैं वो आप करेंगे। बट इवन हियर नेचर विल इंटरफेयर अ गुड डील, परंतु यहाँ पर भी नेचर इंटरफेयर कर देगी। क्योंकि इफ योर 8 आवर्स वर्क हैज़ बिन ऑफ ए हार्ड फिजिकल लैंड, क्योंकि अब इस बात को समझना, आपके पास 24 घंटे थे, 24 घंटे में से 12 घंटे जो आपके थे नेचर ने ले लिए, और 12 घंटे वो आपसे आपकी लाइवलीहुड के लिए काम करवा रही है कि आप अपनी लाइवलीहुड को अर्न करेंगे। आप उन 12 घंटे में से भी उसने बोल दिया कि 4 घंटे आपके किसके रहेंगे? खुद के लिए रहेंगे, और बाकी 8 घंटे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि बाकी जो 8 घंटे हैं
वो इतने फिजिकल हार्ड फिजिकल वाले हैं कि आपको इतने थकान हो जाती है कि आप उन 4 घंटों जो ही आप घर पर पहुंचते हैं और आप सो जाते हैं, आपको नींद आ जाती है, तो आपके 4 घंटे जो आपने बचा रखे थे अपने खुद के काम के लिए, अपने खुद की फैंसी के लिए, वो भी खत्म हो गए हैं, नींदों में चले जाते हैं। इसको पढ़ते हैं। इफ़ योर 8 hours वर्क हैज़ बीन ऑफ ए हार्ड फिजिकल काइंड एंड वेन यू गेट होम यू वांट टू स्पेंड योर 4 hours इन रीडिंग माई बुक्स। यहाँ पर माई बुक का मतलब बर्नर्ड शॉ की बुक है। वह स्वयं अपने यहाँ पर हंसी विनोद कर रहे हैं कि और बाय द वे आप मेरी बुक को पढ़ना पसंद करें टू इम्प्रूव योर माइंड, आप अपने माइंड को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आप बर्नर्ड शॉ की किताब पढ़ें और आपका दिमाग अच्छा प्रकाशमान हो जाए। यू विल फाइंड योर सेल्फ फास्ट ए स्लीप इन हाफ ए मिनट, लेकिन आप आधे मिनट में ही आपको गहरी नींद आ जाएगी। एंड योर माइंड विल रिमेन इन इट्स प्रेजेंट बिनाइटेड कंडीशन, आप वापस अंधकार में कंडीशन में पहुंच जाएंगे। अंधकार में कंडीशन का मतलब है कि आपके अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है, आप उस अज्ञान में वापस चले जाएंगे। आप मेरी बुक्स को पढ़ करके, बर्नर्ड शॉ की बुक को पढ़ करके, जो माइंड के अंदर बी लाइटेड होते हैं, बी नाइटेड बी लाइटेड बी लाइटेड, अगर आप बर्नर्ड शॉ की बुक को पढ़ते तो आप बी लाइटेड हो जाते, परंतु बुक को नहीं पढ़ पाए तो आप बी नाइटेड रह गए। सॉरी, I take it then that 9 out of 10 of us desire more freedom, and that this is why we listen to wireless talks about it. यहाँ पर वे कह रहे हैं कि 10 में से 9 व्यक्ति की इच्छा क्या है? फ्रीडम की है। I take then 9 out of 10 of us desire more freedom, and that this is why we listen to wireless talks. वापस ये बात कर रही है, जैसे अपन बात बोलते हैं कि नेट पे हम लोग इस तरह की डिस्कशन सुन रहे हैं, या नेट पर हम लोग इस तरह की चीज़ सुनने में आ रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस समय तो कि वायरलेस का ज़माना था, बेतार का तार का ज़माना था, वायरलेस का ज़माना था उस टाइम पर। तो वायरलेस के ऊपर वो इस तरफ चीज़ें सुन रहे हैं कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं फ्रीडम की। एज लॉन्ग एज वी गो ऑन वी आर कंटेंट विद ए वोट एंड ए डोल। और जहाँ तक संबंध है किस बात का कि एज लॉन्ग एज वी गो ऑन एज वी आर कंटेंट विद ए वोट और डोल, अपन किस बात से संतुष्ट हो गए हैं? एक वोट से और एक डोल से। डोल का मतलब जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों से, अपन किसी व्यक्ति को छोटी छोटी चीज़ें दे और वह संतुष्ट हो जाता है। पिटेंस एट ए पिटेंस ऑफ समबडी ग्लेट, द ओनली एडवाइस वी कैन गिव वन अनदर इज दैट ऑफ शेक्सपियर्स यागो। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बेतार पर हम लोगों की बातें सुनते हैं कि लोग फ्रीडम चाहते हैं, परंतु हम इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि हमें एक वोट देने का अधिकार मिल गया है, या फिर हमें कोई छोटी छोटी चीज़ देकर हम लोग खुश हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शेक्सपियर की एक एडवाइस है, पुट मनी इन दाई पर्स, अपने पर्स में पैसा रखो। मतलब यहाँ पर पैसे की बड़ी अहमियत बता दी इन्होंने। बट एज वी गेट वेरी लिटिल मनी इनटू आवर पर्स ऑन पे डे, परंतु जिस दिन हमें तनख्वाह मिलती है हमारे पर्स के अंदर बहुत कम भुगतान आता है, ऑलरेडी पैसा बहुत कम आता है। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द वीक अदर पीपल आर टेकिंग मनी, और उस पैसे में से उस पर्स में से हमारे पैसे निकलते रहते हैं। किसी दूध वाले को देने हैं, कभी अखबार वाले को देने हैं, कभी प्रेस करने वाले को देने हैं, तो हमारे उसमें से पैसे निकलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि शेक्सपियर की योग्य सलाह थी कि पुट मनी दाई पर्स, परंतु जिस दिन पेमेंट का दिन आता है हमें पैसा ऑलरेडी कम मिलता है, और फिर वो धीरे धीरे करके पैसा भी उस पर्स में से निकलता रहता है, तो लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है। तो ये कहना है कि यागोज एडवाइस इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, तो यागो की सलाह यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है। वी मस्ट चेंज आवर पॉलिटिक्स बिफोर वी कैन गेट व्हाट वी वांट। वो ये कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिक्स को ही चेंज करना होगा, क्योंकि हमें और ज़्यादा चाहिए था। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, हमें एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमें जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, हमें एक्सप्लॉइट हो रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिक्स को चेंज करना होगा। तो वी मस्ट चेंज अवर पॉलिटिक्स बिफोर वी कैन गेट व्हाट वी वांट। एंड मीनवाइल वी मस्ट स्टॉप गेसिंग अबाउट फ्रीडम। और हमें फ्रीडम के बारे में बात करना ही बंद करना होगा। अगर हम लोगों को पूरा नहीं मिलता है, हम लोगों को कम मिल रहा है, हम लोग ज़्यादा पैसा हमारे जेब से निकल जाता है, तो हमें फ्रीडम पे बात करना बंद कर देना चाहिए। बिकॉज द पीपल ऑफ इंग्लैंड इन लंप डोंट नो व्हाट फ्रीडम इज। वो ये कह रहे हैं कि ओनली पैसा मिलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा मिलना ही इंपॉर्टेंट नहीं, कि फ्रीडम की जहाँ बात करी जा रही है कि उसके पास में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा उसकी जेब से निकल रहा है, कितना बच रहा है। अगर यही इतनी सी बात है तो फ्रीडम की बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लोग, इंग्लैंड के लोग फ्रीडम का मतलब एक ढिला भी नहीं जानते, फ्रीडम का मतलब भी नहीं जानते इंग्लैंड के लोग। वो कह रहे हैं कि द पीपल ऑफ इंग्लैंड इन द लंप डोंट नो व्हाट फ्रीडम इज, नेवर हैविंग हैड एनी। न इनके पास में इस चीज़ की बुद्धि थी, नहीं समझते थे। ऑलवेज क्लेबरिंग फॉर मोर लेजर। वो तो हमेशा किसके लिए चिल्लाते रहे? लेजर के लिए। वो तो हमेशा फुर्सत के क्षणों के लिए चिल्लाते रहे। क्लेमरिंग का मतलब चिल्लाना, आवा तेज आवाज लगाना। तो यहाँ पर वो लोग तो मोर लेजर एंड मोर मनी, उनको तो क्या चाहिए था? केवल मोर लेजर एंड मोर मनी टू एंजॉय इट। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा लेजर, बस यही चाहते हैं, उनको बात से मतलब नहीं है। इन रिटर्न फॉर एन ऑनेस्ट शेयर ऑफ वर्क, किसके बदले में? कि एक ईमानदारी से काम करते रहें, इसके बदले में उनको तो पैसा चाहिए और उनको लेजर टाइम चाहिए, फ्री टाइम चाहिए। एंड लेट अस स्टॉप सिंगिंग रूल। और हमें वह कह रहे हैं कि हमें जो ब्रिटानिया, तो जैसे अपन किसी को एक तेज बोलते हैं, डांट के बोलते हैं ब्रिटानिया, और साथ में ये गाना बंद करो, किसके बारे में? फ्रीडम को लेकर के गाने बंद करो। अंटिल वी मेक इट ट्रू, जब तक कि वाकई में हम लोग फ्रीडम ना प्राप्त कर लें। वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन के लोगों के लिए तो फ्रीडम का मतलब केवल इतना सा है, टू टेक लेजर टाइम या टू डू वट एवर दे वांट टू डू इन लेजर टाइम। तो जो फ्री टाइम उनको चाहिए था, उनको पैसा चाहिए था, बस उसके अलावा वो फ्रीडम को नहीं जानते। तो वो कह रहे हैं कि स्टॉप सिंगिंग रूल ब्रिटानिया अंटिल वी मेक इट ट्रू, जब तक कि ऐसा भी संभव नहीं होता है। अंटिल वी डू, जब तक ऐसा हम नहीं करते हैं। लेट अस नेवर वोट फॉर ए पार्लियामेंट्री कैंडिडेट, तब तक हमें एक पार्लियामेंट्री कैंडिडेट को वोट भी नहीं देना चाहिए हु टॉक्स अबाउट आवर फ्रीडम एंड आवर लव ऑफ लिबर्टी, जब तक कि वो हमारे फ्रीडम के बारे में बात करता है, हमारी लिबर्टी के बारे में बात करता है। वट एवर पॉलिटिकल नेम ही में गिव हिमसेल्फ, चाहे उसका पॉलिटिकल नाम कुछ भी हो, ही इज श्योर टू बी एन एट बॉटम एन आर्किस्ट। वो भले कितना ही अराजकता वाला वादी, वो पक्की रूप से अराजकता वाला व्यक्ति होगा, जो आपकी लेबर पर वो खुद कमाई कर रहा है, वो आपकी लेबर को लेकर जा रहा है। और ऐसे व्यक्ति को जो आपकी टू लिव ऑन योर लेबर, जो आपकी लेबर पर खुद जिंदा है, विदाउट बीइंग टेकन अप बाय द पुलिस। और ऐसे व्यक्ति को तो कौन लेकर जाए? पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाए। वो इसी योग्य है ऐसा व्यक्ति जो अपने को झूठे आश्वासन दे रहा है फ्रीडम का, जो अपनी लेबर पर कमाई कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर लेकर चल जाए। और हमें ऐसे लोगों के बारे में वोट भी नहीं देना है, ऐसे लोगों के लिए वोट भी नहीं देना है जो लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। वो एक्चुअली जानते नहीं फ्रीडम क्या चीज़ होती है। तो हमें तब तक हमें जो फ्रीडम को लेकर जो गाने हैं वो स्टॉप कर देने चाहिए। एंड नाउ सपोज we at last win a lot more leisure and a lot more money than we are accustomed to। अब वो कहते हैं कि बाय द वे, सपोज करो अपने को ज़्यादा फुर्सत के क्षण या फ्री रहने के क्षण या फ्री टाइम मिल गया है और पैसा भी ज़्यादा मिल गया है,
और इतना ज़्यादा मिल गया है, इतना फ्री टाइम मिल गया है, जिसके हम लोग आदी हैं उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। जितने की हम लोग आदी हैं, अक्यूस्टम्ड हैं, उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। तो क्या होगा? वॉट आर वी गोइंग टू डू विद दैम? आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड दैट शैतान विल फाइंड मिस्चीफ स्टिल फॉर आइडल हैंड्स टू डू। वह कहते हैं कि मुझे बचपन में पढ़ाया गया था कि शैतान अपने खाली हाथों से करने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए प्राप्त कर ही लेगा, या फिर वो कुछ न कुछ खाली हाथों से कुछ न कुछ करेगा ही। तो आई हैव सीन मैन कम इन टू ए फॉर्चून एंड लूज देयर हैप्पीनेस, हेल्थ, देयर हेल्थ, फाइनल देयर लाइव्स बाई इट। वह कह रहे हैं कि उन्होंने कई ऐसे इंसान देखे हैं जो फॉर्चून थे, जो अच्छे मुकाम पे थे, परंतु उन्होंने अपनी खुशियाँ, पूरा भाग्य, पूरा हेल्थ, सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया उनसे। इट ए सर्टेनली एज इफ, ऐसा लगता है कि दे हैव हैड टेकन डेली डोज ऑफ रेड पॉइजन इंस्टीड ऑफ शैम्पेन एंड सिगार्स, कि उन्होंने शैम्पेन और सिगार के बजाय कोई चूहे मारने वाली दवा ले ली हो उन्होंने, ऐसे वो एकदम से ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर शैम्पेन और सिगार वाली रेड पॉइजन वाला मैटर कहाँ से आ गया? एक्चुअल में क्या है कि कोल्ड कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर शैम्पेन सिगार का एक महत्व था, ये एक स्लो पॉइजन ही होता था। तो जब तक वो, जिनके पास इतना था कि वो शैम्पेन और सिगार को ही खरीद पाते थे, लेकिन जो ही उनके पास में ज़्यादा बढ़ गया, पैसा भी आ गया और टाइम भी आ गया, तो समझ नहीं पाए कि क्या चीज़ खाने पीने की या किस चीज़ का इफेक्ट होगा, वो उन्होंने उससे बुरी चीज़ें ले ली। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है। जब तक अपने पास में पैसा कम होता है, अपन पान सुपारी तक सीमित रहते हैं। पैसा बढ़ जाता है तो अपन कुछ हल्का सा, जो हमारे जो नशे वाली चीज़ें हैं, कोई शराब है, कोई बियर है, विस्की है, वहाँ तक पहुँचते हैं। और ज़्यादा जाता है तो अपन ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो जो जो पैसा बढ़ता जाता है, हम हमारे जो हमारे जो चीज़ें हमें लेनी चाहिए, हम उससे वर्ष चीज़ें लेने लग जाते हैं। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि शैम्पेन सिगार्स जहाँ तक वो ले पाते थे तब तो ठीक था, परंतु पैसा इतना बढ़ गया, लेजर टाइम इतना मिल गया कि वो लोग गलत चीज़ें यूज़ करने लगे और वो एक ही दिन में अपने आप को उन्होंने ख़त्म कर लिया। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू नो वॉट टू डू विथ लेजर अनलेस वी हैव बीन ब्रॉट अप टू इट। वो कह रहे हैं कि आसान नहीं है कि लेजर टाइम को कैसे स्पेंड किया जाए, जब तक कि आपको वैसे पाला नहीं गया हो कि आप लेजर टाइम को कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपको बचपन से ही नहीं बताया गया हो, तब तक ये आसान काम नहीं है। आई विल देयरफॉर लीव यू विद ए कंड्रम टू थिंक ओवर। वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर वो एक आपको सोचने के लिए एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, समस्या दे रहे हैं। लास्ट में कह रहे हैं इफ़ यू हैड योर चॉइस यू वुड वर्क फॉर 8 hours अ डे एंड रिटायर विद ए फुल पेंशन एट ए 45, कि 45 की एज तक आप कंटिन्यू 8 घंटे काम करेंगे। और दूसरा उन्होंने ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 4 hours पर डे काम करेंगे। कब तक काम करें? 70 तक काम करेंगे। और ये क्वेश्चन उन्होंने अपने लिए छोड़ा है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का सेंस ये है कि आपको वर्क तो करना ही होगा, आपको काम तो करने ही होंगे। आप हमें हर समय किसी न किसी नेसेसिटी के आप स्लेव रहेंगे, आप फ्री नहीं रह सकते। कहने का मतलब ये कि जितना टाइम आपको मिलता है, आप केवल उसको एंजॉय करें। आप अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करें, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें जितना टाइम आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, पैराग्राफ कोई मुझसे प्रॉपर नहीं समझा गया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज को कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।